अगर आप थायराइड की समस्या से परेशान हैं या आपके कोई रिश्तेदार इससे परेशान है तो यह वीडियो आपके लिए है। थायराइड वालों के लिए मैं सीरीज ही चलाऊंगी, लेकिन यहाँ पर बताया गया है डिटेल में कि थायराइड से क्या होता है और कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। मैं हूं मधुमिता और आज आपके लिए मैं थायराइड के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ और उसका निवारण भी बताने वाली हूँ। 11 को मैं लाइव आई थी, उसमें डिटेल में मैंने बताया था कि थायराइड कितने तरह के होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे बिना दवाइयों के आप उसे ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि थायराइड कितने तरह के होते हैं। थायराइड दो तरह के होते हैं, हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म। थायराइड के लिए सिर्फ थायराइड ग्लैंड ही नहीं बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी रिस्पॉन्सिबल है। हम देखेंगे कैसे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। TSH और T3, T4 ये तीन हार्मोन्स हैं जो बताते हैं कि आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव होता है तब आपको हाइपरथायरायडिज्म होता है। जब आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होता है तो उसे हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। और बेसिकली जब आप लैब में चेक कराते हैं अपने ब्लड को तो उसमें TSH की मात्रा जो बताती है, तो उसमें TSH से हम पता करते हैं कि हाइपोथायरायडिज्म है या हाइपरथायरायडिज्म है। TSH आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में होता है, ये साइड में होता है। TSH के पहले TRH होता है जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है और वह फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है TSH रिलीज करने के लिए। और TSH आपके थायराइड ग्लैंड को बोलता है T3, T4 रिलीज करने के लिए। तो अगर TSH ज्यादा है तो आपका T3, T4 कम होगा, क्योंकि TSH ज्यादा मात्रा में निकलकर आपके ग्लैंड को सिग्नल देता है कि आपको ज्यादा सिक्रेशन करना है। तो TSH जब ज्यादा है तो हाइपोथायरायडिज्म, TSH जब कम है तो हाइपरथायरायडिज्म। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ज्यादा काम करना पड़ रहा है आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए, तो वह सिचुएशन जो होता है वो हाइपोथायरायडिज्म कहलाती है। और जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कम काम करना पड़ रहा है आपके थायराइड ग्लैंड को कम करने के लिए, उस स्थिति को हम हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। दोनों के सिम्टम्स जो है अलग अलग होते हैं, कुछ सिम्टम्स मिलते हैं और ज्यादातर अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अलग होते हैं उसी से आपको पता चल जाएगा। बिना ब्लड चेकअप के भी आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड की समस्या है। तो हम देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जब आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है तो हाइपोथायरायडिज्म है, और हाइपोथायरायडिज्म में आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, जिसकी वजह से आप वेट पुट ऑन करना शुरू करते हैं। आपको हमेशा आलस लगने लगता है और नींद सी आने लगती है। तो ये पहला सिम्टम्स है हाइपोथायरायडिज्म का, जब आपका TSH लेवल हाई है। दूसरा सिम्टम्स होता है जब आपका TSH लेवल हाई है तो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। आप थोड़े सैडिस्टिक हो जाते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इस तरह की फीलिंग आपको आने लगती है। तीसरा सिम्टम्स है आपके बाल झड़ने लगते हैं। चूंकि आपका मेटाबॉलिक रेट सही नहीं चल रहा है तो आपके अंदर जो है 5 तत्व जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और उस वजह से आपका पृथ्वी तत्व कम काम करता है। रीजनरेशन का काम जो है वो स्लो हो जाता है जो पृथ्वी तत्व करता है, तो उस वजह से आपके बाल टूटने लगते हैं। चौथा सिम्टम्स है कि आपका डाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। पांचवा सिम्टम्स जो है वो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ लोगों को एक चीज ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि ये सारे सिम्टम्स जो है आपको एक साथ हो। कुछ सिम्टम्स किसी को समझ में आता है, कुछ सिम्टम्स किसी को समझ में आता है।
तो आप ये फाइंड आउट करें कि आपको कौन से सिम्टम्स हैं और उसका निवारण आप कैसे करेंगे। जैसे बाल झड़ता है तो आप उसके लिए मुद्राएं भी कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कि बाल झड़ने के लिए क्या मुद्रा करना है। छठा सिम्टम्स क्या है हाइपोथायराइडिज्म का, जब आपका टीएसएच लेवल हाई हो, आपकी त्वचा जो है वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। सातवां सिम्टम्स औरतों में, हालांकि थायराइड की समस्या जो है ज्यादातर औरतों में ही हो रही है, औरतों में ही होती है, बहुत कम परसेंटेज में पुरुषों को हो रही है। तो सातवां सिम्टम जो है वह आपके मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड है। आपका पीरियड जो है, मंथली पीरियड जो है वह इन्फ्लुएंस होता है, या तो हेवी फ्लो होता है या कम होता है, या तो आपको उस समय आपको हो सकता है दर्द ज्यादा हो, हेवीनेस फील हो, तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। अब हम चलेंगे हाइपरथायराइडिज्म के तरफ। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, आपका टीएसएच लेवल जो है वो लो रहता है। तो टीएसएच लेवल जब लो है तो वो क्या होता है हाइपरथायराइडिज्म। कहने का मतलब T3 T4 ज्यादा है। एक चीज बीच में मैं सिम्टम्स बताने से पहले एक चीज बताऊंगी कि T3 T4 तक जब बात जाती है तब तक सिचुएशन बहुत खराब हो चुका होता है। जब भी आप रिपोर्ट अपना देखेंगे उसमें सिर्फ टीएसएच ही इन्फ्लुएंस होता है, ज्यादा या कम है। आपका T3 T4 जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कि अभी स्थिति नहीं बिगड़ी है। जब T3 T4 तक बात जाती है तब आपको मेडिसिन भी लेना पड़ सकता है। अब हम चलते हैं हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स की तरफ। क्या मैंने बताया था कि कुछ सिम्टम्स दोनों के सेम हैं और कुछ सिम्टम्स अलग हैं। तो अलग सिम्टम में क्या है, आपका वेट जो है हाइपोथायराइडिज्म में बढ़ रहा था और हाइपरथायराइडिज्म में आपका वेट घटता है। हाइपोथायराइडिज्म में आपका स्किन जो है वो ड्राई हो रहा था और हाइपरथायराइडिज्म में आपका स्किन चिपचिपा हो जाता है, ऑयली हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में मतलब टीएसएच जब आपका ज्यादा है तो आप अवसाद में जा रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, और टीएसएच अगर कम है तो आपको एंजाइटी होती है, मतलब चिड़चिड़ापन। हाइपरथायराइडिज्म का अगला सिम्टम है कि आपका टेम्परेचर हाई रहता है और आपका बीपी ज्यादा हो सकता है। और हाइपोथायराइडिज्म का क्या होता है कि आपका टेम्परेचर कम हो सकता है। जैसे जिनका भी टीएसएच ज्यादा रहता है आप देखेंगे कि उनके पांव और हाथ जो हैं वो ठंडे होते हैं, और जिनको हाइपरथायराइडिज्म है, टीएसएच जिनका लो है, उनके हाथ और पैर गर्म होते क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। हाइपोथायराइडिज्म वालों का टेम्परेचर बड़ा ही फ्लक्चुएट होता है, तुरंत में ठंडा तुरंत में गर्म ऐसे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ठंडा ही रहता है। अब इसमें क्या करना है, जो पहला ही सिम्टम्स मैंने बताया था मेटाबॉलिक रेट का, तो अगर आपका टीएसएच ज्यादा है कैसे आप इसको रिवर्स करेंगे, सिम्टम्स को पहले कम करेंगे। सिम्टम्स क्या क्या था वो आपने देख लिया, तो इन सिम्टम्स को आप कैसे कम कर लेंगे। जैसे आप स्लगिश हैं, सैडिस्ट हैं, तो क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा मूवमेंट की तरफ ले जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आपको डिप्रेशन फील हो, ध्यान करने ना बैठें, आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें, आप आसन ज्यादा करें, आप वॉकिंग ज्यादा करें, आप दौड़ना शुरू करें, तो वो चीज आपका कम होगा। कई बार क्या होता है, ध्यान अच्छे से आप कर नहीं पाते हैं और ऊपर से, और उसकी वजह से आप खुश होने की बजाय और गहरे अवसाद में उतर जाते हैं। तो या तो ध्यान कर रहे हैं तो वो गाइडेड मेडिटेशन होना चाहिए, मतलब किसी का आवाज सुनकर आप कर रहे हो, खुद से ना करें, मतलब किसी चीज को देखकर उसके अंदर ही ना जाएं। सबसे पहले गाइडेड मेडिटेशन करें और तब फिर उसका अच्छा रिजल्ट होगा, अदरवाइज नेगेटिव भी चला जाता है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप अवसाद में, डिप्रेशन में, सैडिस्टिक हैं तब ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आसन ज्यादा करें, सूर्य नमस्कार ज्यादा करें, तो आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। तो इसको रिवर्स करने के लिए मैं A to Z आपको बताऊंगी कि कैसे कब क्या करना है। सबसे पहले तो सो के जब आप उठते हैं तो क्या करेंगे,
सो के उठते के साथ ही 20 से 50 काउंटिंग उज्जाई प्राणायाम करें। उज्जाई प्राणायाम कैसे होता है? इस पार्ट को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो यहीं पर है, बटरफ्लाई शेप में। ये बीच में इस तरह से ऐसे हुक टाइप का ग्रूव होता है और साइड में विंग्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे हम बटरफ्लाई शेप बोलते हैं। इस तरह से होता है बटरफ्लाई शेप में। तो यह पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होगा तो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन बैलेंस्ड होगा। देखेंगे कैसे करते हैं उज्जाई प्राणायाम। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। एक बार मैं आपको इसे लेट कर दिखाती हूँ कि कैसे करना है आपको। इस तरह से आप नींद जैसे ही टूटती है, आंख खुलता है, आप आंख को फिर से बंद कर लीजिए और उज्जाई प्राणायाम कीजिए। तो इस तरह से आपको दिन की शुरुआत जो है उज्जाई प्राणायाम से ही करनी है। उसके बाद आप अपने कदम बिस्तर से नीचे उतारेंगे। उसके बाद आपको 2 ग्लास गर्म पानी पीना है। गुनगुना करके 2 ग्लास गर्म पानी पिएं और तत्पश्चात आप अपना नित्य क्रिया करें। ब्रश वगैरह जो भी होता है फिर वो करेंगे। उसके बाद आप 1 ग्लास गर्म पानी में थोड़ा हल्दी और नमक मिलाकर गार्गल करेंगे। हल्दी में एक तत्व होता है जो आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और थायराइड वालों को आयोडीन खाने की जरूरत होती है, खासकर हाइपोथायराइडिज्म वालों को। तो नमक और हल्दी मिलाकर आप गार्गल करेंगे। गार्गल करने के बाद धनिया पानी का काढ़ा पिएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे आप धनिया को सोक करेंगे, कैसे उसे उबालेंगे और फिर कैसे स्ट्रेन करके पिएंगे। तो ये रहा वीडियो उसके लिए। 1 ग्लास पानी एक बोल में पोर करें और फिर उसमें 3 चम्मच धनिया मिलाएं, साबुत धनिया। उसको ओवरनाइट वैसे ही फूलने दें और फिर उसे सुबह में बॉयल करना है। ढककर उसे रख देंगे। सुबह में उसे फ्लेम पर चढ़ाएं। आपका फ्लेम लो या मीडियम होना चाहिए, हाई पर नहीं रखेंगे। उसे उबलने दें जब तक वह आधा नहीं हो जाता। जब वह आधा ग्लास बच जाए तब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर उसे एक कप में स्ट्रेन कर लें और गरम गरम ही उसे चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। उसे पी लें। फिर आप योगाभ्यास का तैयारी करेंगे। योगाभ्यास में आपको क्या क्या करना है, ये रहा वीडियो। ये कितने पोस्चर्स जो हैं वो आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, हम देखेंगे इन वीडियो के माध्यम से। योगासन शुरू करने से पहले वार्म अप कर लेंगे, जॉगिंग कर लें, फिर सूर्य नमस्कार 2 राउंड कर लें। उसके बाद आप पीठ के बल लेट जाएंगे। पहला आसन है मत्स्य आसन। ग्राउंड को अपने फ्लोर से टच करें, श्वास भर के यहाँ रोकेंगे और उसे 20 से 30 सेकंड्स तक होल्ड करें। उसके बाद आराम से लेट जाएंगे और फिर दूसरे आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। दूसरा आसन है भुजंगासन। इसमें आप अपने चेस्ट को उठाएं, केहूनी को थोड़ा बेंड रखें, श्वास भरते हुए उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसे 4 बार करें। तीसरे आसन के लिए तैयार हो जाएं। फिर से पीठ के बल लेट जाइए और ये है चक्रासन। चक्र की भांति आपको अपने पीठ को उठाना है, घुमावदार रखना है, यहाँ श्वास भर के रोकना है। चौथा आसन है उष्ट्रासन। इसमें एक एक हाथ को नील डाउन होकर एक एक हाथ को पीछे लेके आना है और अपने हील्स को टच करना है। श्वास भर के यहाँ भी रोकना है और सीलिंग या आगे देखेंगे। पीछे झुकने से गर्दन में ज्यादा दबाव पड़ता है। धीरे से फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। 5वें आसन के लिए तैयार हो जाएं। इसमें आप हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए हलासन करना है। रोक के रखें जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइसिस वाले इसे ना करें
और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में नीचे आएंगे। कुछ लोग सिर उठा लेते हैं, सिर नहीं उठाना है। छठे आसन के लिए फिर तैयार होंगे और छठे आसन में आप सुप्त वज्रासन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए, श्वास भरिए, रोकिए और अपने क्राउन को पीछे फ्लोर से टच कीजिए। इसमें 20 सेकंड्स तक आपको रहना है। वापस आ जाइए, सातवें आसन के लिए तैयार होंगे। फिर से पीठ के बल लेट जाइए। इस बार हम विपरीत करणी मुद्रा करेंगे। विपरीत करणी मुद्रा में आप हलासन और सर्वांगसन के बीच तक रहते हैं। यहाँ आपको होल्ड करना है। ध्यान रहे ठुड्डी को अपने कॉलर बोन से टच करेंगे ताकि थायराइड ग्लैंड पर उसका इफेक्ट जाए। जब होल्ड करेंगे तो श्वासों को नॉर्मल रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। आठवां आसन। अगर आपसे उष्ट्रासन नहीं होता तो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन में एक हाथ आगे की तरफ रहता है। सेम प्रोसेस ब्रीदिंग का, इनहेल बैक, एक्सहेल, रिलीज। अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर से पीठ के बल लेट जाइए। नौवां आसन करेंगे हम पवन मुक्तासन, विंड रिलीजिंग पोज। इसमें आप अपने हेड को उठा रहे हैं, श्वास छोड़कर नीज को प्रेस कर रहे हैं, होल्ड कर रखेंगे जब तक रख पाए, फिर रिलीज कर देंगे। अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। फिर से पीठ के बल लेट जाइए और इस बार हम सर्वांगसन करेंगे। 10वां आसन। सर्वांगसन में कोशिश करिए पूरे पीठ को सीधा रख लें और पैर को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करें। श्वास रोक के रखना है यहाँ पर जब तक आप रोक सकें। फिर धीरे धीरे अर्ध हलासन में आकर फिर पांव को नीचे रख देना है श्वास छोड़ते हुए। अब आप आराम करेंगे। शवासन में आ जाइए। दोनों पैरों के बीच में गैप दीजिए। दोनों हाथ शरीर के बाजू में, शरीर से थोड़ा अलग, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई। अगला प्राणायाम है, इसको हम वशिष्ठ प्राणायाम या एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। अपने दोनों हाथों को एब्डोमेन के ऊपर रख लें, नाभि के बाजू में, और धीरे धीरे श्वसन करें। इसे आपको 1 मिनट तक करना है या 2 मिनट तक भी आप कर सकते हैं आराम से। श्वास भर के एब्डोमेन को ऊपर आने दें और श्वास छोड़ के इसे नीचे जाने दें जितना संभव हो सके। पूरा ध्यान आपके एब्डोमिनल मूवमेंट के ऊपर। फिर आप अगले पोस्चर के लिए रेडी हो जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाइए और अब आप प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। इसमें आपको थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करके इनहेल करना है, साउंड बनाना है जैसे, फिर लॉक लगा के और तब रिलीज करना है। इसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 30 टाइम्स। दोनों कान को बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर रखेंगे, मिडिल और रिंग फिंगर को आईज के ऊपर, लिटिल को नोज के बाजू में। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए हमिंग भी चैंटिंग। मैंने 5 बार करके दिखाया, आपको 30 बार करना है इसे। फिर आंखों को ब्लिंक करते हुए खोल लेंगे। तत्पश्चात 1 घंटे का गैप रखकर आप नाश्ता कर लेंगे। अब नाश्ते में आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि आप अपने खाने में फाइबर को ज्यादा बढ़ाएं, फ्रूट्स इंक्लूड करें और रोटी और चावल का सेवन कम करें। रोटी की जगह आप मिलेट्स रख लीजिए, जैसे रागी हो गया, जैसे लिटिल मिलेट है। फ्रूट्स में गुआवा और पाइनएप्पल तो जरूर ही इंक्लूड करें। अच्छा, थायराइड में कुछ चीजों का सेवन वर्जित है, जैसे
गोभी हुआ, ब्रोकली हुआ, कैबेज हुआ, रेडिश हुआ मतलब मूली हुआ, इन चीजों का सेवन वर्जित है। 3 मंथ तक आप इस सेशन को फॉलो करें और 3 मंथ के बाद आप डिफरेंस देखेंगे अपने आप में। जैसे ही आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए, समस्या का निवारण हो जाए, तब आप वो चीजें धीरे धीरे इंक्लूड कर सकते हैं। मोटा मोटे तौर पर अगर कभी आप ब्रोकली गोभी खा भी लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद आप गार्गल कर लीजिएगा और गर्म पानी पी लीजिएगा। सैलेड आप ज्यादा खाएं, कुकुम्बर और चुकंदर का सेवन ज्यादा करें, स्वीट पोटैटो थोड़ा खाएं। स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंद कहते हैं वो थोड़ा खाएं, क्योंकि स्वीट पोटैटो जो है वह प्रीबायोटिक होता है, वह आपके गट्स के बैक्टीरिया को स्टिमुलेट करता है अच्छे क्वांटिटी में बने रहने के लिए। और फिर रात्रि समय में सोने से पहले प्याज का 2 स्लाइस ले लें। प्याज को गोल गोल काटेंगे, लंबा नहीं काटेंगे, गोल काटेंगे और फिर उसको सर्कुलर मोशन में यहाँ पर रोटेट करें। इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं देखा गया है, लेकिन यह आपके अंदर से निगेटिविटी को बाहर करता है। तो यहाँ कुछ भी निगेटिव है वो बाहर चला जाएगा एंड इन दैट वे इट विल हेल्प यू। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने से बेहतर है कि आप इसे फॉलो करें और अपने थायराइड को रिवर्स करें। अगर आप डेडिकेटेड हैं करने के लिए तो आप जरूर ही इसे रिवर्स कर लेंगे। मेरे फैमिली हिस्ट्री में ही 2 लोग हैं जिनका थायराइड रिवर्स हुआ है, लेकिन उनने खुद ही चाहा है। 2 और भी हैं जिनका कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हाँ बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। तो आप सोचिए कि आपको किस तरफ जाना है, मेडिसिन लेते रहना है या मेडिसिन खत्म करना है। पहले तो वो मैनेज होता है और फिर खत्म होता है। अगर आपका शुरुआती स्टेज है, जैसे 1 साल 2 साल हुआ है, तो आराम से रिवर्स होगा। अगर थोड़ा टाइम हो गया है, जैसे 8-10 साल से जिनको है और मेडिसिन पर है वो, तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा। पहले धीरे धीरे मेडिसिन कम करते जाएंगे। जैसे ही ये रेजिम फॉलो करना शुरू करेंगे, आप 1 मंथ के अंदर फिर मेडिसिन का डोज जो है वो कम करेंगे। सपोज कोई 125 mg ले रहा है तो वह उसको कम करके 100 पर आएगा, फिर 2 मंथ के बाद वो 50 पर आएगा, फिर 25 पर आएगा, फिर 12.5 पर आएगा। तो ऐसे कर करके फिर आपको कम करना है। ऑल ऑफ सडन आप मेडिसिन नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपको ज्यादा वीकनेस फील होता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपके काम आएगी और आपके नीड को कैटर किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो पीसीओएस के ऊपर होगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।